पार्टी में क्या बदलाव आपने देखे हैं आपके राजनीतिक सफर में? अब पहले की राजनीति और अब की राजनीति पार्टी की इंदौर से जुड़ी हुई किस तरीके की आपको लगती है? पार्टी राजनीतिक पार्टी में भी पीढ़ी परिवर्तन होता है। आज हम राजनीतिक सत्ता में हमारी पार्टी है। हमने वो देर देखा जब राजनीतिक जनसंघ के समय झंडे लगाते थे और लोग नारा लगाते थे कि जिस दीपक में तेल नहीं, सरकार बदलना खेल नहीं। और उस दौर से जब उस समय बेलजोड़ी कांग्रेस की हुआ करती थी, हम बेलजोड़ी के खिलाफ नारे लगाते थे। आज पूरे देश में कमल का झंडा है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान के नक्शे पे देखा जाए तो 90% जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो ये परिवर्तन का दौर रहता है, पीढ़ी परिवर्तन है। तो आज जैसा आपने बोला, तो आज मैं हूँ, मैं हो सकता है आने वाली जनरेशन, अब नया युवा आ रहा है। वार्ड 5 की सबसे बड़ी ताकत एक शब्द में? मेरी जनता जी। पार्षद के रूप में आपको सबसे पसंदीदा काम क्या लगता है? सुबह सुबह गलियों में जाकर लोगों के घरों घर जाकर उनकी समस्याओं को जानना है, फिर कार्यालय में बैठ करके ही समस्याओं को सुनना? जनता के बीच में जाना सोचना। जी। अच्छा, राजस्व वसूली या फिर स्ट्रीट लाइट दुरुस्त करना, दोनों में से ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम क्या है? राजस्व वसूली। इंदौर की पहचान 56 दुकान का पोहा, जलेबी या फिर स्वच्छता का 7वां आसमान? स्वच्छता का 7वां आसमान। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी, जब गुड्डू भैया को गुस्सा आता है तो फिर क्या करती है? तो आम तौर पर यदि देखा जाए तो नशा छुड़वाने की बात की जाती है, लेकिन आपके द्वारा नशे को पूर्ण रूप से बंद करवाने की बात की जाती है। और हमने कई अच्छे परिवार को देखा कि नशा करने में वो परिवार बर्बाद हुआ। बिल्कुल। फिर एक घटना एक मेरे जीवन की कि एक दिन एक नशे करने वाला नशा करते वो नशा करके गिर पड़ा और उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे, वो उसके सिराने बैठ के उसको बोल रहे पापा घर चलो, पापा घर चलो, 2 बच्चे। मेरे को उस दिन ऐसा लगा कि मेरी आत्मा ने झकझोर दिया। तो उस दिन से मेरे मन में ये रहा कि वास्तविक में नशा ऐसी खराब समाज की बुराई है। दोस्तों, इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने में जितनी अहम भूमिका जनता की है, उतनी ही हमारे जनप्रतिनिधियों की और साथ ही में निगम की टीम की, जो दिन रात समस्याओं को हल करती है और व्यवस्थाओं को संभालती है। आज इसी कड़ी में इंदौरी इंटरव्यू के इस खास एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर वार्ड क्रमांक 5 के लोकप्रिय पार्षद निरंजन सिंह जी चौहान, जिन्हें जनता आमतौर पर गुड्डू भैया के नाम से ही जानती है। आपको बताना चाहेंगे कि निरंजन सिंह जी चौहान MIC सदस्य भी हैं, जिन्हें हाल ही में राजस्व का विभाग तो इनके पास में प्रभार था ही, लेकिन अभी इन्हें हाल ही में एक और नया प्रभार सौंप दिया गया है, जो कि है विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग। निरंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंदौरी इंटरव्यू में। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि किस तरीके से आपके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई है? जनता के बीच में आपको काम करना है, आपको राजनीति में आना है, आपने कब सोचा और किस तरीके से निरंजन सिंह जी चौहान इंदौर के खास तौर पे जनता के गुड्डू भैया बने? इस बारे में कुछ बताएं। मैं वास्तविक में छात्र जीवन से ही मेरे को राजनीति का वो रहा, नेतृत्व करने का मन में एक वो रहता था। छोटी सी समस्याएं जब मोहल्लों में होती थी, तो जब से हमारे मन में ये आया कि राजनीति एक सहारा है जो जनता की सेवा करने की। तो जब मैं कॉलेजों में छात्र राजनीति, शुरुआत मैंने कॉलेज के छात्र राजनीति से करी। मैं वैष्णव वाणिज्य महाविद्यालय में रात्रिकालीन कॉलेज लगता था, उसका शुरू में मैं उपाध्यक्ष रहा, फिर अध्यक्ष रहा, फिर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में मैं सीनेट का चुनाव जीता, फिर कार्य परिषद का चुनाव जीता। तो छात्र राजनीति से हम राजनीति में आए और जब से छात्रों की जो भी समस्याएं रहती थी उसके लेके काम करते करते हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए, सतत फिर पार्टी में काम करते रहिए, कई युवा मोर्चे के संगठन में काम करा, फिर भारतीय जनता पार्टी संगठन में काम करा, ऐसा करके हम राजनीति। मैं जानना चाहूंगी सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि निरंजन सिंह जी चौहान से आप किस तरीके से इंदौर की जनता के दिल में ऐसे बसे कि आज हर किसी गली में, यदि वार्ड क्रमांक 5 की हम बात करें, किसी भी क्षेत्र की बात करें, हम वहां चले जाए, यदि आपके बारे में बात की जाए तो लोग निरंजन सिंह जी चौहान से कम और गुड्डू भैया के नाम से ज्यादा जानते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी ने, माताजी ने जो गुड्डू नाम रखा, उसको चरितार्थ करने में मेरे मन में सदा ललक रहती है। जब हम पब्लिक के बीच में, ये गरीब बस्तियों में काम करते हैं, तो छोटे छोटे काम बहुत होते हैं। विकास नगर निगम के जो होते हैं, गटर, नाली, पानी, लाइट, इसके अलावा जो शासकीय योजना है सरकारी, वो मेरे वार्ड की प्रत्येक घर पे सरकारी योजनाओं का मैं लाभ दिलाने की कोशिश करता हूँ। और लाभ दिलाने के साथ साथ उनसे संपर्क भी रखना पड़ता है। उनके बीच में हम जाते हैं, उनके बीच में बात करते हैं, और जब बात करते हैं, छोटे से बच्चे भी अगर मेरे वहाँ आते हैं तो मैं उनको एक टॉफी का यहाँ सिस्टम रख रखा है, बच्चों को हम टॉफी देते हैं। बुजुर्ग लोग आते हैं, उनको बिठाते हैं कुर्सी पर, बात करते हैं, चाय पिलाते हैं। तो वो हमारा ऐसा संपर्क बन गया कि वो सब जने मेरे को गुड्डू भैया। मेरे को कई तो आश्चर्य लगता है मेरे जीवन में कि जब निरंजन चौहान कोई बोलता है, मेरे को लगता है शायद कोई गैर बोल रहा है, वो गुड्डू भैया बोलता है तो ही अपनत्व लगता है। बिल्कुल, आपने सही कहा, नाम अपनत्व की परिभाषा को चरितार्थ करता है। अब मैं पूछना चाहूंगी सर, यदि हम बात करें इंदौर वार्ड क्रमांक 5 क्षेत्र की, यहाँ पे देखा जाए कि आबादी काफी मिली जुली है, मिश्रित क्षेत्र है,
तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की जनता का मिजाज कैसा है, कैसी यहाँ की खासियत है? आप ये कुछ हमारे दर्शकों को दूर से बताएं। देखने वाले को मेरा वार्ड लगता है स्लम का, गरीब बस्ती का। जी वहां पर जैसा आपने बोला मिश्रित है, तो वहाँ पिछड़ा समाज भी है, उच्च भी है, मुस्लिम भी है, और गरीब जो रोजन जिसको कहते हैं कि अपने दम पे काम करते हैं और अपने दम पे परिवार चलाते हैं। जी तो उनके बीच में जब भी हम जाते हैं तो वास्तविक में काम करने का एक अलग मजा रहता है, अलग अंदाज रहता है। बाकी बहुत अच्छे लोग हैं, जब उनके साथ हम रहते हैं तो मेरा आज तक कभी कोई विवाद नहीं हुआ। नहीं तो बस्तियों में लोग हम देखते हैं राजनीतिक लोगों का विवाद होता है, जी और जब अच्छे से बात करो, अच्छे से व्यवहार करो, तो उनके भी दिल में राज भी करते हैं। जी। देखा जाए तो वार्ड क्रमांक 5 की जब हम बात करें तो इससे पहले बीजेपी का शासन रहा यहाँ पर, परिषद बीजेपी की रही। लेकिन मैं जानना चाहूंगी, जब 2022 में आपने चुनाव जीता, उस दौरान जब आपसे पूछा गया कि वार्ड में क्या सुविधाओं के अभाव हैं, क्या समस्याएं हैं जिन्हें आप दुरुस्त करना चाहेंगे, तो आपने उस वक्त बताया था कि चूंकि यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं लगभग लगभग पूरी हैं, लेकिन कुछ सुविधाएं हैं जिसका अभी अभाव है, क्योंकि क्षेत्र कुछ नए जुड़े थे उस वक्त भी इस वार्ड में। तो आपको क्या लगता है, आप कितने सफल हुए उन कुछ मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने में जिनकी आप बात कर रहे थे? ये वार्ड क्रमांक 5 जो है, इसमें संयोग से पहले मेरी श्रीमती भी पार्षद थी जब जी। ये वार्ड क्रमांक 5 था। बाकी आधा एरिया इसमें इसके पहले वाले चुनाव में नया जुड़ गया। जी तो मेरी श्रीमती जब यहाँ पार्षद थी, जब हमने यहाँ पर एक टंकी बनाई थी, उनका सहयोगी के रूप में मैं काम करता था, क्योंकि मैं शुरू से राजनीति में हूँ। तो मेरी श्रीमती और हम दो ही जनों ने यहाँ बहुत काम किया, और एक पानी की टंकी बनी। यहाँ पे भयंकर पानी की समस्या थी, जी पानी की भयंकर समस्या थी। इसको लेके, तो पानी को लेके हमने एक टंकी बनाई। जी टंकी बनाई तो उसके कारण हमने फिर एक नारा दिया, हर घर नल, हर घर जल और हर घर कमल। जी और उसको लेके मैं प्रत्येक घर से जुड़ा, क्योंकि यहाँ पर पानी की ऐसी समस्या थी उसके पहले कि रात को 2 बजे अगर पानी का टैंकर आ जाए, वो पानी का टैंकर आ जाए तो लोग 2 बजे पानी के बर्तन लेके बढ़ते। जब टंकी बना दी और मैंने जब नारा दिया, तो हर व्यक्ति ने नल भी लिया, हर व्यक्ति का जब घर पे जल भी आने लग गया, और मेरे कहने से हर घर ने कमल का झंडा लगा के घर पे झंडा भी लगाया। जी मैं उसमें कहते हुए मेरे को बड़ा वो लगेगा कि कुछ कांग्रेसी परिवार थे जिनके घरों पर तिरंगी प्लेट थी नीचे, और उनने मेरे कहने से बोले विकास में हम आपके साथ हैं, तो झंडा लगाया। बिल्कुल। तो ऐसा करके हम जनता से जुड़े। जब हम इस वार्ड में जब हम चुनाव लड़े, जो नया एरिया था, तो उनको हमारे से लगा हुआ एरिया, उनको मालूम था गुड्डू भैया काम करने वाले। एक मैंने यहाँ पर एक केसट बनी थी चुनाव की, कि जो है कि हम राम को लाएं, उस तरह के हमने एक स्लोगन बनाया था कि हम नर्मदा जो लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो पब्लिक ने उसको बड़ा उसमें लिया, और मेरे को एक तरफा वोट भी मिला। 6300 वोट से मैं चुनाव जीता। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे कहना चाहूंगी, मैं आपको भी पार्षद जी की जगह गुड्डू भैया कह के संबोधित करना चाहूंगी, क्योंकि लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे इस चीज से। तो मेरा सवाल आपसे ये है गुड्डू भैया, कि जब आपने 2022 का चुनाव जीता, आपने कहा कि चीजें कुछ कम थी, उसे मैंने पूरा किया, तो आपको और क्या लगता है कि वार्ड में आपने जो जनता से कुछ वादे किए होंगे, उनमें से कितने पूरे हुए हैं और कितने बाकी हैं? जिनके बाकी रहने के पीछे क्या वजह रह गई है, हमें जानना चाहिए। मैं समझता हूँ मेरा ये 31 दिसंबर तक है वार्ड में मूलभूत काम। जैसे वास्तविक में हमारे यहाँ जो आज लाइट का काम है, तो पूरे लाइट के प्रत्येक लाइट हमारे खंभों पे लाइट है। दूसरा काम होता है नर्मदा। मेरे 100% मैंने वार्ड में नर्मदा की लाइन पहुंचा दी है। कोई घर ऐसे घर का सामना नहीं बचा जिसके घर के सामने नर्मदा लाइन। पानी की समस्या एक तरह की ऐसी स्थिति है। फिर हमारे वहाँ ड्रेनेज की एक बड़ी समस्या मेरे को मिली थी इस टर्म में। जो हमारे वहाँ एक नालियां बन गई थी, हाफ राउंड नाली थी बैक लाइन में। अब पिछले परिषद के समय जो इंजीनियर होएगा उसने गलती करी, तो वो ड्रेनेज की जगह उसने नाली बना दी थी, और नाली से पब्लिक परेशान थी। आज मैं समझता हूँ कि 80 से 85 गली तो मैं उस नाली से ड्रेनेज कर चुका हूँ, और प्रत्येक परिवार से उस काम के जरिए मेरे को जुड़ने का बहुत मौका मिला। और बहुत मेरे को लोग पब्लिक उससे बड़ा वो बोलती कि भैया ने बोला, मतलब बैक लाइन इतनी ऐसी अच्छी कर दी कि मैंने अभी एक दिन महापौर जी हमारे वहाँ उसमें भार्गव जी का फोन आया कि गुड्डू भैया मैं सवेरे इस एरिया में आ रही हूँ, तो सवेरे आप भी रहना। तो 8 बजे मैंने उनको, रात को 10 बजे फोन आया था, सुबह 8 बजे एक गली में खड़े होकर उनको पोहे खिला दिए और बच्चों ने स्वागत करा। आज भी मैं आपके इंटरव्यू के समय बोल रहा हूँ कि मैं कम से कम अभी आप जहाँ बोले उस गलियों में मैं चलने को तैयार हूँ मेरा। और किसी भी घर, किसी भी मोहल्ला और किसी भी गली के सामने अपन खड़े होकर बात कर सकते हैं। वो जब भी कर सकते हैं जब हम काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं काम, फिर मैंने एक और उसमें बैक लाइन में एक अच्छी चीज करी जो मेरे मन में विचार था कि हमारे वहाँ नशा और इस तरह की बिकती भी थी और नशा करते भी थे लोग। तो उस पर भी मैं सतत जिस दिन से पार्षद बना उस पर काम कर रही हूँ। तो वहाँ पर बैक लाइन में लोग घुस के, बच्चे या नशेड़ी लोग बैक लाइन में घुस के नशा करते थे। तो मैंने सारे मेरे वार्ड के उस पर गेट लगाए, और गेट लगा के ऊपर एक एक बोर्ड लगाए हमने। उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री जी कैलाश विजयवर्गीय जी, महापौर पुष्पमित भार्गव जी, मेरा फोटो ऐसे हमने लगा के उस पर स्लोगन लिखा है कि आप कृपया स्वच्छ रखें, कचरा नहीं फेंकें बैक लाइन में, नशा नहीं करें, इस तरह के जो अच्छी बातें वो सब लिख के, तो बड़ा प्रतिसाद और पब्लिक अच्छा मानती है।
अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। जब हम बात करते हैं वार्ड क्रमांक 5 की, देखा जाए तो मूल रूप से इसे स्लम एरिया की गिनती में ज्यादा गिना जाता है। लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने नशा मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक किया, बैकलाइन की जो आपने क्लीनिंग करवाई है उसकी आप बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी जनता की इसमें कितनी अहम भूमिका वार्ड की पब्लिक की रहती है, क्योंकि जनता को जागरूक होना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रतिनिधि तो अपना काम करके पीछे हट सकते हैं, लेकिन जनता यदि जागरूक नहीं होगी तो काम सफल 100% नहीं होगा। तो इसके लिए आप जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वार्ड क्रमांक 5 की जनता का आपको क्या सपोर्ट रहा मैं है इसमें? आपको कह रहा हूँ ना, मेरे वहाँ ऐसा लगता है कि वास्तविक में जनता बहुत अच्छी है जी। और उसी का कारण है। नहीं तो आज हम स्लम स्थिति में नशे की बात करने जाए तो कई समाज और कई लोग वहाँ नशा करने वाले भी। बिल्कुल। बाकी मेरी स्थिति ऐसी बन गई और मेरे बारे में उनको मालूम है, तो जो परिवार है उनके परिवार की महिलाएं बात करती हैं। तो मैं स्कूलों में भी जाता हूँ, स्कूल में बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, कुछ अच्छे संस्कार की बात भी करता हूँ और 2 विषय में मेन करता हूँ इस वार्ड में। एक नशा के खिलाफ बात करता हूँ जी। और एक बात करता हूँ मैं इसके मोबाइल पे। क्या मोबाइल की अच्छाइयाँ बहुत सारी है, तो अच्छी बात भी बताता हूँ कि इस मोबाइल के अच्छे क्या क्या गुण है जी। और मोबाइल में खराबी क्या है। आज गेम की लत लग जाती है कई बच्चों को, मोबाइल ज्यादा देखने से, स्क्रीन से उन बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। इस तरह की मोबाइल की अच्छाई बुराई बताता हूँ। तो नशे पे जब बात करता हूँ तो हर परिवार को दुखी है। मैं उनको बोलता हूँ ना तो आपको लाडली बहना की जरूरत है, ना आपको किसी योजना के पैसों की जरूरत है। हमारे इतने मेहनत कश परिवार लोग रहते हैं, अगर नशे से वो परिवार दूर रहे और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लें तो मैं समझता हूँ उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये बात उनको अच्छी लगती है। मेरे को कई गली की महिलाएं बोलती हैं, गुड्डू भैया हमारी गली में भी आओ और एक दिन ये बात करो। तो ये अच्छी बात करने में सब जन सहयोग भी करते हैं और महिलाएं हमारे यहाँ का पद देखा है तो वार्ड क्रमांक 5 के नागरिक बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ मुस्लिम बस्ती भी है, उनमें भी जब मैं बात करने जाता हूँ, कोई समस्या रहती है, कुछ करने जाता हूँ, तो हमारे यहाँ वो समाज भी मेरे को मानता है और वहाँ भी गुड्डू भैया करके मेरे कई क्लिपिंग है, कई आपको दिखाऊंगा, मेरा स्वागत करते हैं, मेरे साथ खड़े होते हैं। और कभी आज तक एक जरा सा विवाद नाम की कोई चीज वार्ड क्रमांक 5 में सुनने को नहीं आती। मैं आपके चैनल से बोलना चाहता हूँ कि एक हमारे यहाँ भास्कर का ऐप चल रहा है, पूरे इंदौर के 85 वार्डों का उस पर डलता है। मैं दूसरे वार्डों का तो कम देखता हूँ, बाकी मेरे वार्ड क्रमांक 5 को मैं डेली डाल के रखता हूँ उसमें, और सवेरे और शाम 2 ही टाइम देखता हूँ। तो मेरे वहाँ सुनने हैं, उस पर लिखा आता है कि आपके इस क्षेत्र की कोई समस्या नहीं। ये कहीं ना कहीं जनता उसके साथ है, कोई नेता नहीं कर सकता। हमारे साथ जनता का सीधा जुड़ाव है, सीधे मेरे से बात करते हैं। अगर समस्या नहीं रहती, ऐसा नहीं, समस्या तो नगर निगम में सदा रहेगी। आज हम सफाई करेंगे, ड्रेनेज का चेम्बर साफ करेंगे तो उसकी गाद निकलेगी, 2-4 घंटे पड़े रहती है। तो ये समस्याएं तो रहती, बाकी वो सीधा जुड़ाव है तो मेरे को ही बताते हैं और हम उस समस्या का निदान हाथों हाथ करते हैं, इसलिए वो लोगों को मेरे को। अच्छा पार्षद जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग अभी नशे के विरुद्ध अभियान की बात कर रहे हैं। आपकी एक बहुत ही अलग चीज हमें देखने के लिए मिली है। जब बात कही जाती है नशे की, तो आमतौर पर यदि देखा जाए तो नशा छुड़वाने की बात की जाती है, लेकिन आपके द्वारा नशे को पूर्ण रूप से बंद करवाने की बात की जाती है। तो ये किस तरीके का विजन है आपका और क्या आपका उद्देश्य है इसके पीछे? मैंने आपको कह रहा ना, मैंने मेरे जीवन में एक घटना देखी थी जी कि नशे पे वास्तविक में हम बचपन से, हमारे परिवार जा रही है, हम बहुत गरीब स्थिति का मेरा परिवार भी था। मेरे पिताजी मिल में नौकरी करते थे जी। तो जिस मोहल्ले में रहते थे वहां भी बहुत लोग नशा करते जी। और हमने कई अच्छे परिवार को देखा कि नशा करने में वो परिवार बर्बाद हो गया। बिल्कुल। फिर एक घटना एक मेरे जीवन की कि एक दिन एक नशे करने वाला नशा करते वो नशा करके गिर पड़ा और उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे, वो उसके सिराने बैठ के उसको बोल रहे पापा घर चलो, पापा घर चलो, 2 बच्चे। मेरे को उस दिन ऐसा लगा कि मेरी आत्मा ने झकझोर दिया। तो उस दिन से मेरे मन में ये रिया कि वास्तविक में नशा ऐसी खराब समाज की बुराई है कि इसको जितनी मेरी औकात है, जितना मेरे में सामर्थ्य है, उतनी मेहनत करता हूँ। मैं बच्चों, लोगों से और बड़ों तक, महिलाओं को, सबको बात करता हूँ कि नशा अगर परिवार में हम दूर रखेंगे तो हमारा परिवार खुशहाल हो जाएगा, बीमारियों से बचेगा, बहुत सारे फायदे हैं, सब गिनाता हूँ। तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। कई लोगों ने मेरे कहने से नशा छोड़ा भी है और नशा बिकता भी था इस वार्ड में पहले। आज मेरे वार्ड में कोई भी नशा बेचता है तो मेरे को पता चल जाता है, मैं हाथों हाथ टीआई से बात करता हूँ, दबिश दिलाता हूँ। ऐसा भी किस्सा हुआ कि टीआई आने में लेट होकर नशे वाला भाग गया था तो मैंने खुद ने भी पकड़ा, और ये पूरे मोहल्लों को भी मालूम है जब मेरे को देखे हुए किस्से हैं। तो इसलिए लोगों को लगता है कि गुड्डू भैया बोलते ही नहीं, करते भी। और जब जो चीज अपन करते हैं तो उसको लोग अच्छी बात को अप्रिशिएट करते हैं, इसमें कोई दो नहीं। आपने बड़ा ही एक मार्मिक जो वाक्य है वो बताया नशे से लेकर के। सही बात है, नशा पूरे परिवार को और समाज को ही बर्बाद करने का कार्य करता है, जिससे दूरी बनाना बहुत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं निगम की। अब हम जानना चाहेंगे कि वार्ड क्रमांक 5 में, क्योंकि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, वार्ड क्रमांक 5 में डोर टू डोर कचरा संग्रहण को लेकर आपकी क्या
कार्य प्रणाली रहती है, किस तरीके से आप उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि लोगों के घरों से व्यवस्थित कचरा उठे, गाड़ियां समय पर आए, सफाई कर्मी समय पर आए, इसको लेकर के आपका क्या विजन रहता है और किस तरीके से आप इस पर कार्य करते हैं? मैं महीने में एक बार मेरे कचरे वाली टीम के साथ भी बैठता हूँ, जो हमारा जी। दरोगा है, सहायक दरोगा है और पूरी टीम। जी। उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी साल में हम एक आध बार उनका कार्यक्रम भी करते हैं। जो हम्म। हमारे स्वच्छता के कर्मचारी हैं, हमारी बहनें हैं, हम्म। वास्तविक में स्वच्छता में बात करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। तो पब्लिक में भी हमारे यहाँ कोई ऐसे निकल के नहीं आता। हमारे जो कचरा गाड़ी है उस पे कौन कर्मचारी है, कौन जारिया ड्राइवर है, कौन उस पे सहायक है, जी। उनके साथ हमारे एनजीओ की भी टीम जाती है। और हम गली गली में हमारे जो कार्यकर्ता लोग रहते हैं, हमारे भी उनसे भी पूछते रहता हूँ समय पे कि हमारे कोई कर्मचारी गलती तो नहीं करते। छोटी मोटी बातें कई बार इसलिए भी निकल के आती है कि हमारे यहाँ गरीब बस्ती है, किसी के घर का मटेरियल निकाला और वो भी कचरा गाड़ी में डाले, तो फिर उसमें हमारे दरोगा और इनको भी मैं कहता हूँ कि ऐसा इशू आता तो हमारा दरोगा, सहायक दरोगा समय पे पहुंच जाते हैं। और लगभग मेरा वार्ड आज की तारीख में, मतलब मैं सवेरे से शाम में कोशिश करूं तो मेरे को आपको कचरे का ढेर देखने को नहीं मिले। वो इसलिए कि उस पर सतत करते हैं हम काम। मैं भी करता हूं, हमारे कर्मचारी भी करते हैं, तो इसलिए सतत साफ। अच्छा, हमें जानना चाहेंगे पार्षद जी, जब हम बात करें राजनगर की, तो कुछ पुराने हिस्से जो कि रिहायशी गलियां हैं वो काफी सक्रिय हैं, और जब दुकानों की बात करें तो दुकानों का कई बार सामान ऐसा होता है जो दुकानों के बाहर रख दिया जाता है, जिससे सड़कें अवरुद्ध होती हैं, लोगों की आवाजाही भी रुक जाती है। तो इसको लेकर के अवैध दुकानों का जो सामान गलियों में बाहर रखा रहता है या फिर जो अतिक्रमण रहता है अवैध, उसको लेकर के आपके द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं पार्षद होने के नाते आपके क्षेत्र में? मैंने अभी ऐसी भी गलियां थी जो हमारे वहाँ 20-22 फीट हाईएस्ट चौड़ी थी जी। मैंने उनको 27 फीट से 30 फीट ऐसी भी करी, जो मेन हमारे गंगानगर से आते हैं और दामोदर नगर से होता हुआ हम 2 वार्डों का मिला हुआ ज्यादा से ज्यादा रोड है वो, 3 नंबर वार्ड का और मेरा, और एक जगह 2 नंबर और हमारा। रोड भी मेरा, मैंने उसकी पूरी बनाई, उन लोगों का भी अतिक्रमण हटाया, हमारा भी हटाया। अतिक्रमण के बाद भी जैसा आपने बहन जी बताया कि लोग बोर्ड रख लेते हैं, हम समय समय पर समझाइश भी देते हैं। अब ये जनता की गलतियां भी है कुछ। बाकी हिंदुस्तान में क्या उनका ऐसा नेचर है, सबको मालूम है शीतला माता बाजार में साड़ी मिलती है, तो भी साड़ी लटकाते भी है और साड़ी का बोर्ड भी रखते हैं। इसी प्रकार हमारे वहाँ भी नेचर है, सबको मालूम है कि दवाई की दुकान पे दवाई मिलती है, तो भी वो बोर्ड लगाता कि यहाँ दवाइयाँ मिलती है। अब ये हिंदुस्तान की, पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। बाकी हम उनसे बातचीत करते हैं, कई बार अति नहीं करने देते हैं, छोटी मोटी हम भी नहीं दूर कर पाते, कई बार ये नागरिकों की समस्या है। अब ये उनमें भी अवेयरनेस आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। बाकी हम समय पे बात करते हैं। इसके अलावा मेरे वहाँ आपके में प्रश्न है कि नहीं, बाकी मेरे वार्ड में वो है कि हमारे यहाँ पानी बहुत ढोलते हैं जी। एक बस्ती में हमारा रामानंद नगर है, उसमें हम समय पे जाके बात भी करते हैं। अब उनका क्या, घरों में छोटे छोटे से घर हैं, पीछे सब उनका ड्रेनेज का सिस्टम है और आगे वो पानी भरते हैं, तो सवेरे पानी ऐसा ढोल लेते हैं कि कई बार हमको खुद को बड़ा दुख होता है। मैं उनसे बात भी करता हूँ, कई जगह मैंने उनके लिए पाइपलाइन डाली, तो भी हमारा एक मोहल्ले में ऐसा लगता है कि शायद पूरा पानी हिंदुस्तान का यही आता है। तो कभी बड़ा दुख भी होता है, क्योंकि पानी की कीमत हम समझते हैं। जब पानी नहीं आता था तो यही लोग इतने परेशान होते थे कि रात को 2 बजे भी पानी के लिए दौड़ते थे। तो मैं उनसे बात भी करता हूँ, कुछ लोग मानते भी हैं, कुछ लोग नहीं मानते। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा पार्षद जी, मैं जानना चाहेंगे कि क्षेत्र में कई बार ऐसा होता है कि निगम के द्वारा ही सड़कें खुदवा दी जाती हैं, किसी कार्य के चलते निगम के द्वारा यदि कोई खोदा गया है सड़कों को या फिर कोई काम करा है जो कि अधूरा रह जाता है, कई बार ऐसा होता है कि उसको काम को कंप्लीट करने में समय हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में लोगों का जो मलबा रहता है घरों के बाहर जो पड़ा होता है या फिर लोगों के घर के बाहर कोई समस्या होती है, उसे आप किस तरीके से हल करते हैं? आपका क्या समय पे रहता है कि रिस्पॉन्स टाइम क्या रहता है कि भैया जो आपके घर के बाहर मलबा पड़ा है या फिर जो खुदाई हो गई है, अभी समस्या हमारे पास आ रही है तो इसको हम हल करेंगे, आपका क्या इस पर रहता है? हमारा वास्तविक में जिस दिन चुनाव जीता था, मैं जब चुनाव लड़ता हूँ जब भी पूरे वार्ड की समस्याओं के बारे में अवगत हो जाता हूँ देखते हुए। वो ऐसा नहीं कि मेरे को नोट करना पड़ती, मेरे दिमाग में उतर जाता। जैसा आपने बोला कि रोड बना दिया खोद दे, 99% मेरे वार्ड में ये नहीं हो पाता। इसलिए नहीं हो पाता कि मैं रोड बनाने के पहले ड्रेनेज, नर्मदा ये पूरा कंप्लीट करता हूँ जब भी रोड बना जी। अभी मेरे यहाँ ड्रेनेज का बहुत काम हो रहा है। बाकी रोड में बनाऊंगा अभी जैसे दशहरे थे कि जब तक ये बारिश में सारा सेटल हो जाएगा। मेन रोड पे तो ड्रेनेज मेरे यहाँ बहुत कम डल रही, बाकी जहाँ डलता भी है तो मैं वहां पर 1-2 गाड़ी मटेरियल डाल के रखता हूँ। जैसे आज हम समाचार पत्रों में कई बार पढ़ते हैं कि ड्रेनेज डाली और गड्ढा है, तो मेरे वहाँ मैं उस ठेकेदार को भी बोल के रखता हूँ और हमारे काम करने वाले और मेरे कार्यकर्ता जो देखते हैं उनको भी बोल के रखता हूँ कि जरा सा पानी में वो जैसे ही बैठता है तो हम वहां से 2 तगाड़ी डलवा देते हैं हाथों हाथ, तो हमारे वहाँ कभी ऐसी समस्या नहीं आती जी। और जब वो पूरी ड्रेनेज और नर्मदा का काम जब हो जाता है उसके बाद रोड बनाने लगता। पहले मैंने नर्मदा डाल ही चुका हूँ, ड्रेनेज भी मेरे यहाँ थी, बैक लाइन में जो नालियों की समस्या थी यही दूर करना थी। तो अब इसके बाद मेरे पास एकमात्र काम रहेगा, तो 2 से 3 महीने में जो बची हुई रोड है वो बना देंगे। तो 31 दिसंबर तक मैंने आपको जैसा पहले बताया था कि मेरे यहाँ हर खंबे पे लाइट हो जाएगी, हर घर के सामने नर्मदा हो जाएगी, हर घर के पीछे ड्रेनेज हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ बैक लाइन में ड्रेनेज है, बैक लाइन में ड्रेनेज हो जाएगी।
और 1 जनवरी तक लगभग मेरे यहाँ सब रोडें बन जाएगी। तो जो मेरा नारा था कि वार्ड में संपूर्ण काम हो जाए, वो हो जाएंगे। बाकी जो छोटे मोटे काम रहते हैं उसके लिए मैं जनता से भी निवेदन करूंगा, कोशिश करूंगा कि 1 तारीख के लगभग 1 जनवरी को कि अगर आपको अब कोई काम दिखता तो मेरे को बता दें, जिससे मैं करना चाहूँ। क्योंकि अब कई पुरानी रोड जरूर बता सकता आदमी, या हमारे वहाँ इतना सा पानी भी भरता है तो कई बार हमारे यहाँ नागरिक बता देते हैं भैया मेरी गली में पानी भर गया है। जब हम देखने जाते हैं तो वहाँ पता चले जो लोग पड़ोसी ढोलते हैं वो पानी रहता है, और वो भी 2 बाल्टी जो फैला हुआ, तो उसको भी अब दिखाते हैं। जब कहते हैं ना जो करता है उसी को दिखाते हैं। हाँ जी, कई हम देखते हैं कई शहर में सीन, तो मेरे को लगता है कि इससे तो 100 गुना मैंने ठीक कर लिया। बाकी पब्लिक है और वो हमारे लिए सब कुछ है। जब हमारी जनता जो होती है उसको बोलने का अधिकार भी है, हम उनसे बात भी करते हैं और जितना मेरे से हो सकता है तो करता हूँ, नहीं हो सकता है तो मैं जनता को बोलता भी ये काम नहीं हो सकता, इसमें ये परेशानी, तो ना करने की भी हमारे में ताकत होना चाहिए। हम उनको समझाते हैं, ऐसा नहीं कि ना कर दिया केवल बात कर दी, हम उनको मूल बात समझाते हैं कि इसमें ये परेशानी इसलिए हम नहीं कर पाएंगे, तो जनता फिर उस बात को मान लेती है। बिल्कुल सही कहा। जैसा आपने बोला था उसमें एक लाइन की लोग मकान का वो डाल देते हैं, तो आजकल नगर निगम का सिस्टम है, CND अलग होती है गाड़ी, तो उनसे उठवाते हैं। उनपे कोई होता तो उनका मटेरियल होता तो उनसे पैसे लेती नगर निगम, और नगर निगम उठाती है। उनको पहले बोलते हैं कि आपका मटेरियल आप उठाओ, उसके अलावा भी कोई रह जाता है 2 गाड़ी कोई निकाल लेगा बेचारा, कैसे लेके जाए। तो हम CND भेज, जो हमारी गाड़ी आती है सप्ताह में 1-2 दिन हमको मिलते हैं, JCB ट्रैक्टर वगैरह सब, उससे हम उठा लेते हैं, तो हमारे यहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं। अच्छा सर, जिस तरीके से हमने बात करी कि पहले क्षेत्र में पानी की समस्या थी, लोग पानी के लिए परेशान होते थे, टैंकरों पर निर्भरता थी, लेकिन अब ये समस्या काफी हद तक हल हो चुकी है। लेकिन अब मैं जानना चाहूंगी, चूंकि हम बात कर रहे हैं पानी की, और अभी इंदौर नगर निगम के द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग का एक बढ़िया अभियान चलाया जा रहा है, तो इसको लेकर के आप अपने क्षेत्र की जनता को जागरूक कैसे करते हैं? मैंने अभी हाल हमारे नगर निगम ने जैसे ही चालू करा, तो उसके जो फ्री में हमारे कैप्सूल दे रहे थे, वो भी हमने सूची बनाई कि जिनके घरों में वो है, या हमारे यहाँ थोड़ी बड़ी जगहों में स्कूल है, एक गार्डन है, तो उसमें भी हम वाटर का काम कर रहे हैं, पानी उसका हार्वेस्टिंग का। और घर घर में जिसको था सबसे बातचीत करके उनको कैप्सूल भी दिए, वो बड़े लोगों को समझाए, क्योंकि वो कम से कम 1,50,000 रुपए का खर्चा भी, और छोटे परिवार हैं, तो जिनसे हमने प्रेरित करा, घर घर हमारे NGO के लोग गए, मैंने मेरा मोबाइल पे चलाता हूँ जो वो होता है, उस पर भी मैंने सबको डाला, कोशिश करा प्रेरित करने का कि हम इन सब चीजों पे जनता को प्रेरित करें। और मेरे यहाँ बहुत सारे लोगों ने कराया भी, जिसमें छोटे लोग। वो पानी का, जैसा आपने बोला, वास्तविक में पानी का दौर ऐसा है कि आज हम सोच रहे हैं कि नर्मदा कितनी सीमा है, उसके अलावा इस देश को वास्तविक में जितना हमारे को भगवान धरती ऊपर से पानी आसमान देता है, उसका अगर हम 25-30% भी धरती में उतार लें तो हमारे को पानी की आवश्यकता नहीं लगेगी। और नगर निगम इस पे बहुत ताकत से, हमारे महापौर जी, पूरी पुष्पेंद्र भार्गव जी, और पूरी नगर निगम कमिश्नर से लेके सब लोग काम कर रहे हैं। जहाँ पर भी होती है वहां पर जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बात कर रहे हैं, और लोग कर भी रहे हैं। अभी जन जागृति का विषय है, जितना जन जागृति होगी उतनी आने वाली हमारी पीढ़ी को, हम देखा जाए ये हमारे लिए कर रहे हैं ऐसे नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये काम बहुत जरूरी है, उसमें सबको सहयोग करना चाहिए। मैं जनता से भी अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इंदौर शहर, मेरे वार्ड के अलावा इंदौर शहर में भी सब करे, क्योंकि पानी ऐसा यहाँ उतरेगा तो कहाँ जाएगा, तो सबको करना चाहिए। हम हमारे दर्शकों को एक चीज और बताना चाहेंगे, निरंजन सिंह जी चौहान वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद होने के साथ ही MIC के सदस्य भी हैं। MIC महापौर काउंसिल के सदस्य हैं, और उसमें हम जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपको बता दें कि वैसे तो इनके पास में राजस्व विभाग का प्रभार था ही, लेकिन इसके साथ ही 1.5 साल से खाली हुए विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग का प्रभार भी हाल ही में हुई MIC की बैठक में इन्हें सौंपा गया है। तो इसके बारे में आप उनसे जानते हैं कि आपको एक और प्रभार सौंप दिया गया है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा ही देखा है तो नगर निगम में महापौर जी का अधिकार क्षेत्र होता है कि किसको क्या काम देना। तो अभी वास्तविक में जो ऐसा आपने बोला 1-1.5 साल से हम 9 MIC मेंबर है, जबकि हम 10 लोग रहते हैं, तो 9 में से उनके पास ही काम देखते थे महापौर जी। तो उस दिन मेरे से महापौर जी स्वयं बोले कि 3 बजे करीब उन्होंने कोई आर्डर निकाल दिया कि अब आज से गुड्डू भैया इसको हमको आपको देख। ये एक नगर निगम का रूटीन का विषय है, और परिस्थिति काम करना वास्तविक में कठिन काम होता है, ऐसा नहीं कि काम आसान। आज एक विभाग है वही बड़ा काम है, उसमें मेरा राजस्व मार्केट सब आता है, तो रिमूवल तो उसमें ही बहुत बड़ा काम है। बाकी उसके अलावा वो काम महापौर जी स्वयं देखते थे, तो उनको आवश्यकता महसूस हुई। अभी लाइटों का, पानी में थोड़ी सी लाइट भी परेशानी होती, तो मेरे को गुड्डू भैया आप देख लेना, तो मेरे को एक काम दिया है। अब उस परिस्थिति में जैसा भी रहता है, मैं उनसे, जनता से, इनसे, हमारे अधिकारियों से, उन सबसे बात करके कि नागरिकों को असुविधा नहीं रहे, उसके लिए विद्युत का काम जो है, अभी दीपावली दशहरे के समय तक हम समझते हैं कि सारी लाइटें चालू होना चाहिए। और ये संयोग ऐसा रही कि मेरी श्रीमती जल समिति की अध्यक्ष थी इंदौर नगर निगम,
तो जब ये विद्युत यांत्रिकी जो विभाग है ये पूरा जल में ही आता था, तो मेरा देखा हुआ ये लग के शायद उनने मेरे को दिया होगा, मेरी उनकी कोई विशेष बात नहीं हुई, तो उनने मेरे बारे में विचार करा होगा तो मेरे को दे दिया। ये रूटीन का काम है नगर निगम में, इस तरह के काम जिसको आवश्यकता लगती है, जिसको महापौर जी का अधिकार है वो बोल सकते हैं, तो मेरे को उनने इस योग्य समझा होगा। मैं आपके चैनल से भी बोल सकता हूँ कि उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि मेरे को इस काबिल समझा कि जो मेरे को ये काम दिया और जनता की सुविधा के लिए हो सकता है उनको लगा होगा। तो जी अच्छा, मैं जानना चाहेंगे कि MIC के सदस्य होने के नाते क्या कोई विशेष चीज या फिर विशेष लाभ वार्ड को मिलता है? मेरा जो विभाग है उससे लाभ तो कम रहता है। मेरा विभाग का अगर जो काम है तो कहीं पर भी जाऊं तो लोगों को लगता ही पैसे लेना, और वास्तविक में हम नगर निगम के साथ न्याय जब भी कर पाते हैं जिस विभाग के। तो मेरे तो पैसे का लेने का काम है, देने का हो तो जनता खुश होती है, बाकी लेने का काम है। इसलिए पूरे इंदौर बाकी राजस्व ही वास्तविक में सब अर्थ बिना व्यर्थ है। तो जब ये मेरे को काम मिला, जब ये 634-35 करोड़ रुपए हमारा आता था और आज हम 1100 करोड़ रुपए में नगर निगम पहुंचे, मैंने इसमें टारगेट रखा कि वास्तविक में जो देता है मूल रूप से सदा विचारा वो उसके अलावा ढूंढना चाहिए। तो हमने GIS सर्वे होके हमारे यहाँ 90 से 95 हजार करीब प्रॉपर्टियां थी, और उसका GIS सर्वे तो हो गया था, हमारे पास हो गया, आंकड़े आ गए थे, बाकी उसको लागू नहीं कर पा रहे थे। तो हमारे बनते हमने GIS सर्वे के जितने लोग थे उन सबसे जाके उनसे मतलब उनको नोटिस दिए और उनसे पैसा लाना चालू करा। एक दूसरा हमारे यहाँ तो कुछ अनियमितताएं थी, कॉलोनी बहुत अच्छी स्थिति में हो गई थी और रेड जोन कम में दे रहे थे, तो हमने उनका रेड जोन दूसरे में डाल के उनसे पैसा, फिर जो नहीं दे रहे थे ऐसे इंगित निकाले कि कौन लोग हैं जो हमारे को पैसा नहीं दे रहे, कुछ ऐसे निकाले कि जो बेचारे वास्तविक में हमारे यहाँ मतलब उनका कमर्शियल उपयोग हो रहा है और रेसिडेंशियल दे रहे थे। ऐसा करके इस टैक्स को हमने बढ़ाने की कोशिश करी, तो हमारे जो मूल बेचारे देने वाले थे उनको भी लगा कि कोई दूसरा व्यक्ति आया जो पैसा नहीं देते थे उनसे भी वसूला। और ये वास्तविक में जनता से भी मैं आह्वान करूंगा कि हमें टैक्स समय पर देना चाहिए, क्योंकि ये विकास के काम में पैसा आता है। तो उसको लेके हम जब काम करते हैं तो मेरे को आज तक इसमें भी कोई कभी परेशानी नहीं आई, कोई पब्लिक ऐसा नहीं है कि ये हो गया। हमारे महापौर जी हम लोग दोनों जन बात करते हैं सतत और समय पे काम करते हैं, हमारे अधिकारी भी उसमें पूरी मेहनत से काम करते हैं, इसलिए आज हम 1100 करोड़ के लगभग पहुंच गए और मैं ऐसा समझता हूँ कि इस साल हम 1300 करोड़ रुपए के लगभग पहुंच जाएंगे। अच्छा पार्षद जी, हम बात कर रहे हैं नगर निगम राजस्व की, तो राजस्व बढ़ाने और करदाताओं के लिए प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस बारे में कुछ बताएं। आपने अभी देखा होगा हमारे यहाँ कुछ चीजें गलत भी हो गई। हाँ जी। तो मैंने शुरू दिन हमारे अधिकारी को भी बोला कि इसकी तह में जाके जांच करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा हमला है, कुछ लोगों का नेचर खराब होता है, ये नहीं समझते कि जिस संस्था से हम हमारा जीवन यापन चल रहा है उसमें अच्छे काम करना चाहिए। कुछ लोगों ने अभी गलती करी थी, हमारा रातों रात वो कर दिया, और भी होती है कई बार हमें समय पे कोई छोटी मोटी गलती तो मानव से हो जाती है, बाकी कोई ऐसा बड़ा अपराध लगता है कि इसने जानबूझ के करा तो उसके खिलाफ तो उसके खिलाफ में कार्रवाई भी कराते हैं। और हम हमारे अमले की भी बहुत तारीफ है, कुछ लोग बहुत मेहनत भी करते हैं। तो वास्तविक में जब तक ये जनता का और दोनों पार्टी का सहयोग नहीं हो, जब तक राजस्व जैसी चीज लेना बड़ा कठिन। सरकार की अब हम जैसा आपने बोला कि हमारे यहाँ कुछ नई नई चीजें भी कर रहे हैं। अब कंप्यूटराइज जमाना है, नगर पालिका भोपाल से होता है, कंप्यूटर का समय है, कभी कभी हमारा वो फेल हो जाती है, लिंक फेल हो जाती है, इससे प्रभावित होता है। तो हम इन सब पे कोशिश करते हैं कि जितना नया हो सके। अभी हम एक नया वो था कि हमारा खुद का भी सॉफ्टवेयर तैयार हो जाए, उस पर भी हमने टेंडर वगैरह निकाल दिया, उस पर भी महापौर जी सतत, क्योंकि वो IT विभाग का काम है, तो उस पर काम कर रहा है। हमारा खुद का सॉफ्टवेयर हो जाएगा, हमारे यहाँ खुद से होगा तो उससे भी फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल। अच्छा पार्षद जी, हम ये जानना चाहेंगे, चूंकि आपके पास में एक नया प्रभार विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग का भी आ चुका है, तो इंदौर में स्ट्रीट लाइट जो LED लाइट्स हैं उनको लेकर के क्या किस तरीके की आपकी कार्य योजना है कि आगे चल के किस तरीके से इस पर काम करना है, इस बारे में? मैं वास्तविक में अगर मेरे पास रहा हो, क्योंकि उसमें हमारे जो पहले जीतू देखते थे, जीतू यादव जी, अगर वो कोई उन्हीं से वास्तविक में उनको पार्टी में भी ले लिया किसी पार्टी में, अगर मेरे पास ही रहा तो मेरा ऐसा रहेगा कि दिवाली तक कोई खंबा खाली नहीं होना चाहिए, सब पे LED लाइट लग जाए और सदा चालू रहे। बारिश में समय भी बंद हो जाती है, विद्युत का कई बार ऐसा कार्बन जम जाता है, कुछ होता है, बाकी वो भी हमारा 24 घंटे में चालू होना चाहिए। पहले से बहुत अच्छी स्थिति हो गई। पहले हमारे यहाँ लट्टू का जमाना था इंदौर में जब हम छोटे थे, फिर ट्यूबलाइट आई, फिर 424 आई, फिर हेलोजन ऐसे, और आज LED आ गई। और LED बंद नहीं होती, बहुत लगभग अच्छी चलती है। तो अब इंदौर में लाइट की वास्तविक में बहुत कम समस्या। और फिर उसके अलावा भी हमने अब आजकल कंप्यूटर से हो गया कि हमारे इंदौर में नगर निगम में वहीं से बैठे बैठे हम कहाँ की लाइट जल रही, कहाँ की खराब है, ये तक हमारे पास नगर निगम में आज स्थिति बन गई। तो हमारा विद्युत विभाग में भी बहुत काम हुआ है। और अगर मेरे को ही मौका मिलता रहा और मैं ही करता रहा तो मैं ऐसा समझता हूँ कि
कोई भी खंभा बंद लाइट के बिना नहीं रहना चाहिए। समय पे लाइट चालू होना चाहिए। 24 घंटे कई बार जलती है वो लाइटें जलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो देश का नुकसान है, राष्ट्र का नुकसान है। जी। समय पे लाइट बंद हो, समय सवेरे हो लाइट बंद हो जाए, रात्रि हो लाइट चालू हो जाए, और सभी खंभों पर लाइट हो जाए प्रत्येक, क्योंकि कई बार अंधेरों के कारण वारदातें होती है, अपराध होता है। जी बिल्कुल। जैसे अपन नशे पे काम कर रहे हैं तो नशे वाले अंधेरे में और गंदी जगहों पे ही करते हैं। तो मेरा मन जो है वो वास्तविक में इसमें ऐसा होना चाहिए। तो अगर मैं रहूंगा तो करूंगा, जो रहेगा उसको सलाह दूंगा कि अच्छा करें। अच्छा पार्षद जी, हम बात कर रहे हैं इंदौर की। अभी हमने बात करी है स्ट्रीट लाइट्स की, इससे पहले हमने राजस्व की बात करी, लेकिन अब मैं जानना चाहूंगी, चूंकि जब हम सफाई की बात करते हैं तो इसमें सफाई के जो वाहन रहते हैं, कचरा वाहन, उनकी अहम भूमिका रहती है। तो एक वार्ड पार्षद होने के नाते उनके रखरखाव को लेकर आपका क्या विजन रहता है, किस तरीके से आप इसमें कार्य करते हैं? इसकी ऐसे उम्र रहती 15-1 साल, बाकी तो भी हम देखते हैं कि कचरे पे जब काम करती है तो गाड़ी 6-7-8 साल में हमारी गाड़ी खराब हो जाती है। क्योंकि वो जैसे छोटी बस्तियों में भी जाती है, बंद करना फिर चालू करना एक सरी की नहीं चलती, तो वो थोड़ी सी परेशानी आती है। तो भी हम ड्राइवरों से और हमारे सहायक उन लोगों से बात भी करते हैं कि ये अपने को एक तरह का अपनी तनख्वाह, अपनी नौकरी, ये सब इसी की है। तो हमारे यहाँ कई चक्कर हम देखते हैं, बहुत साफ भी रखते हैं। कोई कोई गाड़ी वाले इतनी अच्छी रखते हैं उस गाड़ी को कि आप विश्वास नहीं कर सकते। कुछ जगह रहती है तो हम समय समय पे तो उसका उदाहरण देते हैं, जो अच्छा रखता है उससे खराब वाले को, ऐसा करके आपस में कंपटीशन करा के उनसे ठीक लगाते हैं कि आपकी गाड़ी है, ये मान के चलो अपन रोज इससे काम करते हैं। तो मेरे वहाँ लगभग ठीक भी है। तो भी इंदौर में सबसे मैं तो निवेदन करूंगा कि वास्तविक में हमारे लिए अच्छी चीज है, और आज इंदौर में ऐसी सुविधा मिली तो उसको अच्छा रखना चाहिए। अच्छा पार्षद जी, एक बड़ा सवाल ये है, क्योंकि आपका जो वार्ड है वो स्लम एरिया की गिनती में आता है, यहाँ पे जनता की समस्याएं काफी होती होंगी सरकारी योजना को लेकर के, लोगों को समय पर इनका लाभ मिल पा रहा है नहीं, एक बड़ी चुनौती रहती है। तो जब जनता आपके पास इस तरीके की समस्या लेकर आपके कार्यालय आती है, तो आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि उन्हें योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द मिल जाए? आपकी टीम किस तरीके से इस पे कार्य करती है कि सही व्यक्ति को सही योजना का लाभ मिल जाए? मेरे वहाँ 10 से 2 मेरा ऑफिस का टाइम है। पूरे वार्ड में मालूम है, मैं मेरे मोबाइल के द्वारा भी जहाँ पर भी जाता हूँ तो वहाँ भी बताता हूँ कि आपके कोई भी व्यक्तिगत काम हो, व्यक्तिगत ऐसे छोटे छोटे से काम रहते हैं जिसके बेचारे लोग कई बार परेशान है। जैसा आपने बोला, सरकारी योजनाओं के अलावा भी किसी का आधार कार्ड में नाम सुधराना तो हमारी साइन लगती है। किसी दूसरा, आजकल सबसे समग्र आईडी में बहुत सारा होता है, किसी की समग्र आईडी में नाम गायब हो जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे काम के लिए मेरे ऑफिस पे एक दिन नहीं जाता जिस दिन 200-300 लोग नहीं आए। और मैं भी 10 बजे आके बिल्कुल मेरा पूजा पाठ कर के दिन का सवेरे का वार्ड में कहीं दौरा रहता है वो कर ही आता हूँ। उसके बाद में 10 बजे आके मेरे कार्यालय पे बैठता हूँ। और मेरा स्टाफ भी इतना अच्छा, मैं सप्ताह में हर शनिवार से उनसे जनता से बात करता हूँ, उनको बुलाता हूँ। मेरे चाहे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में लाडली बहना का अगर कहीं पे पैसे शुरुआत हुई थी तो मेरा वार्ड था 5। मैंने 45 दिन तक उसको मेरा अपना काम समझ के मेरे यहाँ पर सब मातृशक्ति को समझाने का काम कि ये कागज लग रहे हैं, अगर आपका कोई रिश्तेदार बाहर है तो उसको बुला लो, कई बहू गांव में चली गई, ऐसा कर करके हमने 6300 लोगों को लाडली बहना का मेरे यहाँ योजना का लाभ दिलाया। और जब उनको कार्ड बांटे तो मैंने उस पर व्यवस्था रखी थी, कार्ड बांटती समय की ठंडे की, तो उनको गर्मी का टाइम था तो ठंडा पिला के उनको कार्ड दिया। ये सब जुड़ने के भी साधन है और सरकारी योजना हम गरीब परिवारों तक पहुंचे, ये हमारा कर्तव्य भी। इसी प्रकार पेंशन, हमारे यहाँ बहुत बुजुर्ग लोग बेचारे आते हैं, किसी की पेंशन बंद हो जाती है, किसी का केवाईसी नहीं होती है, ऐसी छोटी छोटी समस्याएं आती है और उसको दूर करने में मैं भी हूँ, स्वयं भी रहता हूँ। बाकी मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है, मेरे जो कार्यकर्ता यहाँ पर बैठते हैं वो एक एक बात समझाते हैं उनको। और मैं सप्ताह में ये पूछता हूँ, जब उनसे आते हैं 30-40-50 लोग हर शनिवार को बुलाता हूँ, तो मैं उनसे 2-3 बार जरूर पूछता हूँ कि मैं यहाँ पर नहीं रहता हूँ तो मेरा स्टाफ आपसे कोई गलत बात तो नहीं करता, किसी प्रकार के कोई पैसे तो नहीं ले लेता है या कोई। तो मेरे वहाँ लोग कहते हैं कि भैया इनके बारे में आप बात ही मत करो, इतना अच्छा व्यवहार करते हैं। और उसी का कारण है कि जो मेरा गुड्डू भैया बच्चा बच्चा बोल रहे हैं और बुजुर्ग लोग बोलते हैं, उसी का कारण है कि हम उनको योजनाओं का, मेरा कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसपे मेरा कोई ना कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा। हर घर पे राशन की व्यवस्था है, किसी का स्लम का, किसी का आयुष्मान कार्ड 70 साल से ऊपर जैसे ही हुआ मैंने उसको मेरा मन में लिया और 70 साल के मेरे जितने बुजुर्ग थे ढूंढ ढूंढ के उनका मैंने आयुष्मान कार्ड बनाया। मैंने संबल का कार्ड में आज भी जो आता है उससे बोलता हूँ संबल का कार्ड बनाया कि नहीं, और देती समय उनको 2 चीज बोलता हूँ कि संबल और आयुष्मान की किसी को जरूरत नहीं पड़े, भगवान मेरे को किसी की नहीं रखे, वो पेटी में सड़ जाए। बाकी दोनों कार्ड भी मेरे यहाँ लगभग बने हुए हैं। राशन पर्ची सबको मिलती है, लाडली बहना का पैसा मिलता है, जो पेंशन के हकदार है उनको पेंशन मिलती है, और भी छोटी मोटी जो सरकार की योजनाएं आती है उनको पूरा काम करते हैं। अच्छा पार्षद जी, एक सवाल ये, क्योंकि आगामी समय में चुनाव है तो उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, जनता यदि आपको फिर से चुनती है तो आपका आगे का विजन क्या रहेगा?
हमारे वहाँ राजनीतिक पार्टी का आजकल पहले जैसी स्थिति नहीं कि हम जिस वार्ड से लड़े उससे हम ही लड़ लें। मैं सामान्य श्रेणी में आता हूँ, तो ये सोच के हम कभी चुनाव नहीं लड़ते, क्योंकि मेरे को जब मेरी श्रीमती दूसरे वार्डों से रैली, मेरे को एक दूसरे वार्ड से लड़ा दिया, फिर यहाँ से लड़ा, तो मेरे को पार्टी जैसा हमारे वहाँ पार्टी सर्वोपरि होती है, वो पार्टी को लगता है कि इस आदमी की जहाँ आवश्यकता है वहाँ लड़ाती है। जैसा आपने बोला कि अभी चिट्ठी अगर यहाँ पर दूसरी निकल जाएगी तो हम लड़ ही नहीं सकते। बाकी काम करना हमारा धर्म बनना चाहिए। आज ये रहता है कि हम उस वार्डों में भी जाते हैं जिससे हम पहले लड़े, तो आज भी गली से लेके तो बड़े से लेके चौराहे पे मोहल्लों में बात करते हैं कि गुड्डू भैया का काम अच्छा है, तो इसलिए हम नए वार्ड में लड़ते हैं, तो वहां पर जाके लोग हमारे को उसी बिहाफ पे वोट देते हैं। जैसा आपने पूछा कि अगर यहाँ पार्टी अगर मेरे को यहाँ चुनाव लड़ा दे और पार्टी बोल दे कि गुड्डू भैया आपको इस वार्ड में नहीं जाना है, दूसरे वार्ड में किसी का काम करना है, तो भी करूं और मैं हजारों से जीत जाऊं, ऐसा मेरा घर घर संपर्क है मेरा। मैं कहता हूँ कि अब जिस वार्ड में अगर मेरे को दोबारा ऐसा मौका कम मिल पाता, बाकी उसी वार्ड में दोबारा मौका मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि मेरे को चुनाव नहीं लड़ना पड़े, मेरे यहाँ की जनता मेरे लिए चुनाव लड़ ले और वो जनता ही मेरे को चुनाव जिता दे, ऐसा मेरे को विश्वास है। पार्षद जी, एक सवाल मेरे मन में ये आता है, अभी बात करते करते हमने बात करी, आपने लट्टू से लेकर एलईडी लाइट तक के सफर को देखा है, मतलब आपकी राजनीति काफी लंबी हो गई है, तो हम ये जानना चाहेंगे, चूंकि पार्टी से रिलेटेड हम सवाल कर रहे हैं आपसे कि पार्टी में क्या बदलाव आपने देखे हैं आपके राजनीतिक सफर में? अब पहले की राजनीति और अब की राजनीति पार्टी की इंदौर से जुड़ी हुई किस तरीके की आपको लगती है? पार्टी राजनीतिक पार्टी में भी पीढ़ी परिवर्तन होता है। हम हमारे घर में मेरे दादाजी दादी का समय देखा जब मैं छोटा था, फिर मेरे पिताजी मेरी माँ का समय देखा, आज मेरा समय, इसी प्रकार पार्टी में भी परिवर्तन होता है। हमने यहाँ पर गोकुलदास भूतड़ा और उत्सव चंद जी पोरवाल जैसे नेता देखे जो हमारे, जब हम कॉलेजों में राजनीति करने आए तो उन्होंने हमको पकड़ा कि अच्छे लड़के इनका उपयोग लेना। तो पोरवाल साहब जैसे नेता मेरे को पकड़ के ले जाते थे और 10-20-25 घर घूमते थे। विपक्ष का समय था, उस समय कांग्रेस का दबदबा था, काम नहीं करते थे, लोग डरते थे बेचारे। तो काम हमने वो दौर भी देखा है जब हमारे नेता ऐसा थे कि साइकिलों पे जाते थे, हम भी साइकिल से कॉलेज जाते थे, उस समय 2 जोड़ कपड़े होते थे। तो राजनीति का वो सफर भी आपने जैसा बोला कि लट्टू से, ऐसे इंदौर में अपन ने टेम्पो भी देखा है और आज देख रहे हैं तो अपन अच्छे साधन भी देख रहे हैं और मेट्रो भी आने वाले। तो ऐसे ही हमारा राजनीति का भी सफर परिवर्तनशील रहा। आज हम राजनीतिक सत्ता में हमारी पार्टी है। हमने वो देर देखा जब राजनीतिक जनसंघ के समय झंडे लगाते थे और लोग नारा लगाते थे कि जिस दीपक में तेल नहीं, सरकार बदलना खेल नहीं। और उस दौर से जब उस समय बेलजोड़ी कांग्रेस की हुआ करती थी, हम बेलजोड़ी के खिलाफ नारे लगाते थे। आज पूरे देश में कमल का झंडा है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का, हिंदुस्तान के नक्शे पे देखा जाए तो 90% जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये परिवर्तन का दौर रहता है, पीढ़ी परिवर्तन है। तो आज जैसा आपने बोला, तो आज मैं हूँ, मैं हो सकता है आने वाली जनरेशन, अब नया युवा आ रहा है। मैं जेएनजी में भी इसलिए काम करता हूँ, मैंने आपने प्रश्न पूछा तो मैं बता दूं कि मैं स्कूल में पढ़ाने भी जाता हूँ और स्कूल में इसलिए जेएनजी में भी काम करता हूँ और अल्फा जेन पे भी काम करता हूँ। ये तो शब्द मेरे को लगता है अभी हमें याद हुए, हम पहले नहीं समझते थे कि जेएनजी क्या होता है और अल्फा जेन। बाकी उनमें भी काम करते हैं और छोटे छोटे बच्चों से वास्तविक में राष्ट्र का निर्माण आगे वही है। हमारे परिवार में से भी कोई बड़ा देश का नागरिक निकल सकता है, चाहे वो बड़ा वैज्ञानिक बने। मैं ऐसी वार्ड में बात भी करता हूँ कि अपने में से भी कोई छोटे परिवारों में से निकल सकता है। तो ये जैसा आपने किया कि ये तो परिवर्तन होता है राजनीति में, तो मैंने परिवर्तन लंबा देखा। आज जो बच्चे देखते हैं हम उनको कई बार बोलते हैं कि हमने इस संघर्ष को, और हमसे पहले वाली पीढ़ी ने और भी चित्र देखा। अच्छा, हम आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर खेलना चाहेंगे जिसमें आपको बहुत कम समय में सवालों के जवाब देना है। वार्ड 5 की सबसे बड़ी ताकत एक शब्द में। मेरी जनता जी। पार्षद के रूप में आपको सबसे पसंदीदा काम क्या लगता है? सुबह सुबह गलियों में जाकर लोगों के घरों घर जाकर उनकी समस्याओं को जानना है, फिर कार्यालय में बैठ करके ही समस्याओं को सुनना है? जनता के बीच में जाना सबसे। जी। अच्छा, राजस्व वसूली या फिर स्ट्रीट लाइट दुरुस्त करना, दोनों में से ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम क्या है? राजस्व वसूली। जी। इंदौर की पहचान 56 दुकान का पोहा, जलेबी या फिर स्वच्छता का 7वां आसमान? स्वच्छता का 7वां आसमान। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं जानना चाहूंगी, जब गुड्डू भैया को गुस्सा आता है तो फिर क्या करते हैं? ये लंबा सवाल है पर हमारी जनता भी जानना चाहेगी। गुस्सा पहले बहुत आता था, बाकी मैंने उस पर कंट्रोल करा। और गुस्सा आना खराब चीज है आदमी के लिए। ये कुछ चीजें ऐसी चीज जो जीवन में दीमक की तरह हमारे शरीर को खाती है। तो मैं पढ़ता भी हूँ कुछ चीजें, तो मैंने जब पढ़ा तो मेरा गुस्सा वास्तविक में, मैं खुद, मेरा परिवार भी कहता था कि तुम गलत करते हो, और कुछ हमारे नागरिक और मेरे कार्यकर्ता भी समझाते। विगत 2 साल से मैंने अपने आप पे गुस्से पे काबू पाया और हर साल में एक चीज करता हूँ कोशिश की ये चीज मेरे से छूटना चाहिए, तो उसमें गुस्सा भी मैंने छोड़ने की कोशिश करी और लगभग मैं 90% सक्सेस हुई। अच्छा, वार्ड 5 को लेकर आपका सपना क्या है?
वार्ड 5 चहुमुखी विकास होना चाहिए और सबको, लोगों को रोजगार रहे और सब संपन्न रहे। ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी अच्छा रहूं और मेरी जनता भी अच्छी रहे। अगर वो अच्छे रहेंगे तो मैं अच्छा रहूंगा। तो मेरे वार्ड क्रमांक 5 के सभी लोग अच्छे रहें, ऐसा जनता का ईश्वर से कामना करता हूं। पार्षद जी, हम हमारे इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में हैं। मैं जानना चाहूंगी, इंदौरी इंटरव्यू के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा मैं अपने कर्तव्य के बारे में सोचता हूँ, ऐसा जनता के भी कुछ कर्तव्य होते हैं जी, और उस जनता को अपने कर्तव्य भी मानना चाहिए और उस कर्तव्य पे काम करना चाहिए। अधिकार की बात दुनिया में सब लोग करते हैं, कर्तव्य की बात कम करते हैं। इसलिए जब अपन अधिकार की बात करते हैं तो हमें हमारे कर्तव्य की बात भी करना चाहिए। तो मैं मेरी जनता से, पूरे इंदौर की जनता से ये कहता हूँ कि अधिकार के साथ हमारा जो कर्तव्य है उसका भी निर्वहन करना चाहिए। तो हमें राष्ट्र को, इस शहर के लिए, इस मोहल्ले में और हम सबके लिए फायदा होगा। तो जो अपना जनता का कर्तव्य है उसको पूरा निभाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये थे वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद, जो कि काफी लोकप्रिय हैं और जिन्हें जाना जाता है गुड्डू भैया के नाम से, निरंजन सिंह जी चौहान, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ अपने आगामी विजन, अपने द्वारा किए गए कार्य और इंदौर नगर निगम के लेखे जोखे को हमारे सामने रखा है। हमारी जनता से हम कहना चाहेंगे, हमारे दर्शकों से, यदि आपको एपिसोड पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपसे हम कहना चाहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय इंदौर इंटरव्यू को देने के लिए। नमस्ते।